8 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। 23 फरवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 25 को रेल और 29 फरवरी को पेश होगा आम बजट। वित्त मंत्री ने जताई जीएसटी पारित होने की उम्मीद। अरुणाचल मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी, कहा मूक दर्शक बनकर नहीं देख सकते लोकतंत्र की हत्या। 5 जजों की संविधान पीठ कर रही है सुनवाई। रक्षा मंत्रालय ने जारी की सियाचिन हादसे की तस्वीरें, कहा जवानों के बचने की उम्मीद बेहद कम। सेना और वायुसेना ने तेज किया अभियान। तंजानिया की छात्रा से बदसलूकी के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। गृह मंत्रालय ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। शुक्रवार को विदेश मंत्रालय की टीम करेगी दौरा। और आसियान देशों के बीच बौद्ध टूरिज्म को बढ़ावा देने पर उपराष्ट्रपति का जोर, कहा वीजा नियम आसान करने का प्रस्ताव आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की बताई जरूरत। और अब पहली खबर। संसद के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा और आम बजट 29 फरवरी को पेश किया जाएगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति की आज हुई बैठक में यह फैसला किया गया। इससे पहले हुई सर्वदलीय बैठक में बजट सत्र के दिनों में कटौती नहीं करने की मांग भी उठी थी। सरकार ने कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने में विपक्ष से सहयोग की अपील की है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर संसद के बजट सत्र की अवधि या मध्य अवकाश की अवधि में कोई कटौती नहीं होगी। गुरुवार को सीसीपीए की बैठक में फैसला किया गया कि संसद का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। रेल बजट 25 फरवरी को पेश किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 26 फरवरी को, जबकि आम बजट 29 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला हिस्सा 16 मार्च तक चलेगा, जबकि दूसरा हिस्सा 25 अप्रैल से 23 मई तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू के मुताबिक मध्य अवकाश के दौरान विधेयकों पर विचार के लिए स्थायी समितियों को वक्त मिलेगा। टोटल 81 days ड्यूरेशन. There will be enough time for the standing committees also to scrutinize the budget proposals. And then we will be having 31 sittings as on now. Let us see what is going to happen. This is the schedule, and the committee has finalized it and is being sent to President of India with a request to address the joint session. संसद सत्र की तारीखों को तय करने से पहले संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने सर्वदलीय बैठक में विभिन्न दलों के नेताओं से चर्चा की। तमाम दल कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर संसद की कार्य अवधि को कम करने के पक्ष में नहीं थे। सीपीएम ने सुझाव दिया कि सरकार को संसद के पूरे साल के शेड्यूल को तय करना चाहिए। हमारी सिर्फ इतनी ही इंटरेस्ट थी कि जो ड्यूरेशन है सेशन की वो कटेल नहीं करना चाहिए, पूरा सेशन होना चाहिए जैसे होता है मई तक, और इस बीच में रिसेस भी होनी चाहिए ताकि रिसेस के बीच में स्टैंडिंग कमेटीज़ की मीटिंगें हों। हमारे देश के अंदर ही बाकी संस्थाओं को पता नहीं है कि हम कब बैठते हैं। अब इलेक्शन कमीशन को अगर हमारी टाइम टेबल पता होगी तो इस हिसाब से वो डेट्स को एडजस्ट कर सकते हैं ना। अब इलेक्शन कमीशन अपने आप इंडिपेंडेंटली डेट्स तय करेगी, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंटली अपना करेगी, और ये क्लैश इनएविटेबल है। एक आम सहमति थी कि जो पार्लियामेंट, जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसके दिन जो रहना चाहिए वर्किंग डे, वो ज्यों के त्यों रहना चाहिए, उनमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। बाकी क्या गैप रखना, कैसे रखना, रिसेस को कितने दिन के लिए रखना, ये सीसीपीए पर छोड़ दिया गया ना, सरकार के ऊपर कहा कि भाई आप तय करो। सरकार ने सदन की कार्यवाही चलाने के लिए विपक्ष से अपील की है। साथ ही बजट सत्र के रचनात्मक होने की उम्मीद जताई है। पिछले साल शीतकालीन सत्र में जीएसटी समेत कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन में अवरोध के चलते पारित नहीं हो पाए थे। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जीएसटी बिल जल्द ही पारित होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्यसभा में इस बार विपक्ष इस बिल को रोकने की कोशिश नहीं करेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को दिल्ली में निवेश सम्मेलन
2016 का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार अप्रत्यक्ष कर ढांचे को तर्कसंगत बना रही है और जीएसटी इसी दिशा में अहम कदम है। केंद्र सरकार जीएसटी को इस साल अप्रैल से लागू करना चाहती है। दरअसल कांग्रेस जीएसटी में 3 बदलाव चाहती है और इसी वजह से पिछले 2 सत्र में बिल पारित नहीं हो पाया। Being cleared by one house of parliament, is being supported by almost most political parties, and I'm sure others will also see reason, and this law will become a reality very soon. केवी प्रसाद एसोसिएट एडिटर हैं द ट्रिब्यून अखबार में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रसाद जी, सबसे पहले ये बताइए कि जो बात है कि कोई कटौती नहीं होगी टाइम में, लेकिन उसके साथ साथ कई राज्यों में चुनाव भी होने हैं, क्या दिक्कत नहीं होगी इन एमपीज़ को, क्योंकि उनको कैंपेनिंग करने उन राज्यों में जाना पड़ेगा? करीब 115 ऐसे एमपी हैं फिलहाल 5 स्टेट में जहां इलेक्शन होने हैं, उनको प्रभावित नहीं करेगा ये? नहीं, करेगा तो ज़रूर, लेकिन ऐसा है कि इलेक्शन का दौरान जो होगा, खासकर अप्रैल के दूसरे सत्र के बाद उनमें ज़्यादा परेशानी हो सकती है। लेकिन आज जो तमाम सारे लोग थे उसमें कईयों ने ये कहा कि हम थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं और कुछ नुमाइंदे ज़रूर रह जाते हैं। ये है, दिक्कत तो रहती है, लेकिन ये आज कोई नई समस्या नहीं है, पहले भी हो चुका है अलग अलग राज्यों में अलग अलग वक्त। अगले साल आप देखिएगा यूपी के चुनाव आ जाएंगे इसी दौरान के, तो ऐसा वक्त आता रहता है। और चूँकि हमारे यहाँ ये रवैया रहता ही है कि भाई पार्लियामेंट का सेशन और बजट का सत्र है। हालांकि 2011 में जो सत्र हुआ था उसमें सरकार की तरफ से उस वक्त कटौती की गई थी और अनेक कारण थे। उसमें एक कारण ये भी बताया गया था कि असेंबली चुनाव थे, लेकिन उस वक्त की सरकार के खिलाफ भी काफ़ी मुहिम चल रही थी। खासकर आपको याद होगा कि करप्शन इश्यूज़ को लेके पार्लियामेंट में लगातार डिसरप्शंस होती रही थी। सरकार की उस वक्त ये इस बारी भी इस तरह का एक प्रपोजल रखा गया था, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इस पे जताया, जैसे आपके बाइट्स में भी आपने रिपोर्टिंग में भी हुई। लेकिन इसके अलावा संसद में उस दौरान जो फैसले लिए जाएंगे, जो बिल पास होंगे, उनका चुनाव पे किस तरह से असर देखते हैं आप? नहीं, ऐसा तो है कि ये बिल्कुल स्पष्ट है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिस दिन चुनाव की घोषणा हो जाएगी और चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी, उसी वक्त से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाएगा। और कोई भी ऐसा अहम फैसला जिसका कि सीधा सीधा इन राज्यों पे उनके चुनाव के ऊपर असर करता है, तो वो पहली बात तो अनाउंसमेंट वर्जित है। और अगर बहुत कोई ऐसा कोई संविधान का कोई ऐसा बिल है जो सरकार या कोई ऐसी पॉलिसी लाना चाहती है जो बिल अनिवार्य है, तो सरकार को इलेक्शन कमीशन को लिखना पड़ता है कि हम ये इन कारणों को की वजह से अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, और सरकार की ये घोषणा जब इलेक्शन कमीशन की मोहर लग जाती है उसके बाद किया जाता है। जी, कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो इस बार सेशन में आने की उम्मीद हो रही है, जिसमें जाहिर है जो आर्थिक मुद्दे हैं वो तो है ही, बजट सेशन है ये, लेकिन इसके अलावा उस पर मैं ज़रूर आऊँगी। ये जीएसटी पे किस तरह की उम्मीद आप कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का जो मुद्दा है, आपको लगता है कि संसद में इस बार उठने वाला है? खासकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि हम मूक दर्शक नहीं बन के रह सकते जबकि लोकतंत्र की हत्या हो रही हो। अपने आप में काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है ये। देखिए, 2 इसमें तरीके हैं। या तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर उससे पहले आ जाता है तो एक रास्ता आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चूँकि न्यायालय इस पे अभी अपने अभिप्राय इकट्ठा कर रही है और तलब सरकार से जवाब मांगा है। कई सारे उसमें पहलू हैं, एक ये तो उसमें सरकार की मुसीबत कुछ कम हो सकती है, लेकिन राजनीतिक मुद्दा तो रहेगा ही, उसका संसद पे असर। और कांग्रेस पार्टी ने ऑलरेडी इसके ऊपर कहा है कि हम इस पर बात करेंगे। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उससे पहले आ जाता है, अभी आपको लगता है विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा? वो तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि भाई हम इस मुद्दे पे, कांग्रेस ने कहा है कि हम इकट्ठे करेंगे। और यही नहीं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी उसके साथ जुड़ गई थी, हालांकि उसका केंद्र में जो उनका लोकसभा में बहुत कम है और उसमें भी विभाजन है, उसके बावजूद ये चूंकि फेडरल स्ट्रक्चर को देखा जा रहा है उसके तहत वो बुनियादी मुद्दा है। इसके अलावा रोहित वेमुला का मुद्दा जो है, कहीं ना कहीं पूरा ही कुछ लोग कह रहे हैं कि दलित अपराइजिंग की तरह देखा जा रहा है, बाकायदा ये एक आंदोलन चल रहा है। क्या आपको लगता है कि इस पर भी सरकार को जाहिर है मुश्किल का सामना करना पड़ेगा? सरकार के सामने कई सारे मुद्दे आएंगे, ये उनमें जिसे कहते हैं पिछले कुछ महीनों में प्रखर रूप से उभर के आए हैं, तो इसको आप कह ही सकते हैं कि आएंगे। लेकिन ये क्या रुख अख्तियार करेगा ये कहना इस वक्त मुश्किल है, क्योंकि एक तो बजट सत्र है, तो सरकार को भी एक ये फ़ायदा मिलता है कि बजट सत्र में फाइनेंस बिल तो खैर आएगा बाद में, मई के दौरान अगर पूरा सेशन चलता है तो मई में ही फाइनेंस बिल आएगा। उससे पहले सिर्फ मार्च से पहले उनको अनुदान लेना पड़ेगा, जो कि सरकार का कामकाज 31 मार्च के बाद वो, ताकि बजट वो प्रावधान कर देते हैं कि भाई मार्च 31 के बाद सरकार को पैसा देने के लिए सदन राजी हो जाता है।
फाइनेंस बिल इस लगे लेकिन बाकी सारे मुद्दे विपक्ष जरूर उठाएगी, चाहे उसमें अब जीएसटी की बात आपने कही है वो नहीं, भी आपको एक- लगता है इस बार कह रहे हैं वित्त मंत्री की अब की बार लगता है मामला सुलझ गया है और पास हो जाएगा, पारित हो सबसे जाएगा बड़ी कम से कम। कांग्रेस ने जो बात रखी है वो यही है कि हमें जो 3 हमारे मुद्दे हैं वो तीनों मुद्दों पे आप हमें बताइए। 2 मुद्दों पे शायद सरकार ने अपनी तरफ से कुछ बात कही है, जो शायद जो परसेंटेज को कॉन्स्टिट्यूशन में बांधने की बात कर रहे हैं उस पर सरकार सहमत नहीं दिख रही है अभी तक। हो सकता है कोई नतीजा निकले, लेकिन आज की तारीख पे जो अभी तक जो संकेत हैं वो संकेत यही हैं कि जीएसटी पे अब वो बात आ रहा है कि कांग्रेस ने अपनी बात रखी है, सरकार अपनी हो बात सकता है रख वो रही भी है। मान जाए, कांग्रेस पार्टी भी मान जाए। ये मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि कांग्रेस ने पब्लिक स्टैंड जो लिया है वो ये है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया केवी प्रसाद जी आपका चर्चा में भाग लेने के लिए। तो फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। একলা চলো একলা চলো একলা चलो একলা। विरासत में इस बार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का रचना संसार हिंदी में पहली बार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। একলা চলো একলা চলো একলা চলো। सियाचिन में आए बर्फीले तूफान को 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन इसकी चपेट में आए 10 जवानों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इनमें एक जेसीओ और मद्रास बटालियन के 9 जवान शामिल हैं। इस बीच रक्षा मंत्रालय ने हादसे की तस्वीरें जारी करते हुए कहा है कि वक्त गुजरने के साथ जवानों के बचने की उम्मीद कम होती जा रही है। हालांकि ख़राब मौसम के बावजूद सेना और वायुसेना ने तलाशी अभियान तेज़ कर दिया है। इसमें खोजी कुत्तों की मदद भी ली जा रही है। सियाचिन से भारतीय सेना अपने पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर निगरानी करती है। सर्दी के मौसम में यहाँ अक्सर बर्फीले तूफान आते हैं। सर्दियों में इस इलाके में न्यूनतम तापमान -50 डिग्री पहुँच जाता है। बेंगलुरु में तंजानिया की छात्रा के साथ बदसलूकी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। राज्य सरकार ने इस मामले की पूरी जानकारी विदेश मंत्रालय को दे दी है। विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त टीम कल बेंगलुरु का दौरा करेगी। उधर पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस तस्वीर ने बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। आरोप है कि यहीं पर तंजानिया की एक लड़की के साथ रविवार रात बदसलूकी हुई। कहा जा रहा है कि लड़की के साथ भीड़ ने न केवल मारपीट की बल्कि उसके कपड़े उतारकर परेड करने पर मजबूर किया। मामले के तूल पकड़ने के बाद विदेश मंत्रालय ने राज्य सरकार को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। हालांकि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। Yesterday, Sushma Swaraj ji, she spoke to me. To her also, I have given the factual report to her. इस पूरे मामले पर गृह मंत्रालय ने भी चिंता जताई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ये मामला गंभीर है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। सरकार इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए कि किसी को रंग भेदभाव ये जो है इसको बिल्कुल होने नहीं देना चाहिए। हिंदुस्तान में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उधर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरा ने तंजानिया सरकार के नस्लवाद के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। Definitely not a racial attack. This is just a response to an accident caused by the Sudanese student. I don't think Bangalore has that kind of a mindset. I don't think Bangaloreans has got that kind of a mindset. बेंगलुरु में हुई घटना की चौतरफा निंदा हो रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक सरकार से रिपोर्ट मांगी है। यहां तक कि कांग्रेस ने आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने जैसा कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, अगर पुलिस ने उस पर तत्काल तत्पर कार्रवाई नहीं की है तो फिर उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। दरअसल रविवार की रात बेंगलुरु में एक महिला के कार से कुचल जाने के बाद 21 साल की तंजानियाई छात्रा के साथ भीड़ ने बदसलूकी की थी। पुलिस के अनुसार छात्रा घटना स्थल पर अपने 3 दोस्तों के साथ कार में आई थी। तब भीड़ ने दुर्घटना की वजह इसी छात्रा को मानते हुए कार से बाहर खींच लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो लोकतंत्र की हत्या के वक्त मूक दर्शक नहीं रह सकता। संविधान पीठ ने अरुणाचल राष्ट्रपति शासन
अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी दी। दरअसल बीजेपी विधायक के वकील ने कहा कि अदालत राज्यपाल के सभी फैसलों की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील पर सख्त आपत्ति जताई। कोर्ट ने अक्टूबर से लेकर अब तक अरुणाचल विधानसभा के सभी रिकॉर्ड्स भी मांगे हैं। कोर्ट ने अब तक पेश दस्तावेजों से भी नाखुशी जताई। शीर्ष अदालत ने बुधवार को कहा था कि राज्यपाल की नियुक्तियां राजनीतिक होती हैं और उनके फैसलों की समीक्षा हो सकती है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने पिछले साल 7 दिसंबर को दोनों नेताओं के खिलाफ समन रद्द करने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड का मालिकाना हक लेने पर भी सवाल उठाए थे। इसके बाद दोनों नेता 19 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए थे, जहां उन्हें जमानत मिल गई। मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर अमल का आदेश दिया है। बोर्ड को इस पर 3 मार्च तक जवाब देना है। समिति ने बोर्ड के कामकाज में पूरी तरह से बदलाव की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर बीसीसीआई के ढुलमुल रवैये पर गुरुवार को कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि बोर्ड के सामने सिफारिशों को मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। कोर्ट ने 4 सप्ताह में बीसीसीआई से जवाब भी मांगा है। They would be going forward with the report and not back, and therefore steps should be taken by the BCCI to see to it that the report is implemented. बीसीसीआई ने बताया कि बोर्ड की कानून समिति की बैठक 7 फरवरी को होगी। आईपीएल में सट्टेबाजी का मामला सामने आने के बाद शीर्ष अदालत ने लोढ़ा समिति बनाई थी। समिति ने बोर्ड के शीर्ष अधिकारियों के 2 कार्यकाल के बीच कूलिंग ऑफ पीरियड तय करने की सिफारिश की थी। साथ ही मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों को बोर्ड में पद लेने पर रोक जैसे सुझाव भी दिए गए थे। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। दिल्ली हाईकोर्ट ने नर्सरी दाखिले में मैनेजमेंट कोटा खत्म करने के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि सरकार ने 2007 की अपने ही अधिसूचना का उल्लंघन किया है। दिल्ली सरकार आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। निजी स्कूलों के मैनेजमेंट कोटा पर दिल्ली सरकार को करारा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मैनेजमेंट कोटा खत्म करने के सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि ये कोटा खत्म करने वाले सर्कुलर में नियमों की अनदेखी की गई है। कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो 6 तारीख का ऑर्डर है उसको बिल्कुल निरस्त किया जाता है और जो स्कूल है उनको पूरी तरह से आजादी है अपने हिसाब से दाखिला करने की। ये बात जरूर है कि हम लोगों ने जो 62 क्राइटेरिया थे उनमें से 51 क्राइटेरिया को खुद ही विड्रॉ कर लिया था। अब जो 11 क्राइटेरिया उनके हिसाब से एडमिशन हो। अदालत का आदेश करीब 400 निजी स्कूलों की याचिका पर आया। याचिका में कहा गया था कि स्कूल प्रबंधन को दाखिले के नियम तय करने का अधिकार है। दिल्ली सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। उच्च अदालत में इसको चुनौती देंगे और चूंकि अदालत का फैसला इसलिए सम्मान करना होगा, पर कहीं न कहीं दिल्ली के जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, वो आहत हुए हैं, वो दुखी हुए हैं। निजी स्कूल चाहते हैं कि संगीत, खेल, परिवहन, पहले बच्चे और लड़कियों के कोटे शामिल रहने चाहिए, लेकिन दिल्ली सरकार ने 6 जनवरी को एक सर्कुलर जारी करके नर्सरी में दाखिले के लिए प्रबंधन कोटा समेत 62 मानदंडों को खत्म कर दिया था। रविंद्र सिंह शरण, राज्यसभा टीवी। 1 रैंक 1 पेंशन के खाके को लेकर पूर्व सैनिकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ फौजी नई पेंशन नीति का स्वागत कर रहे हैं तो कुछ इसके विरोध में अब भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे ये पूर्व सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन के आदेश से खुश नहीं है। इनका आरोप है कि इससे ओआरओपी की आत्मा मर गई है और सरकार सिर्फ लीपापोती का काम कर रही है। वेटरन्स को साफ तौर पे नजर आ रहा है, इतनी ज्यादा मीटिंग्स होने के बावजूद भी, एश्योरेंस के बावजूद भी कुछ नहीं किया गया। इसलिए ओनली अल्टरनेटिव इज टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर विस्तृत निर्देश जारी किया था। इससे करीब 7500 करोड़ का सालाना वित्तीय भार बढ़ेगा और 18 लाख पूर्व सैनिकों को इसका फायदा मिलेगा। पूर्व सैनिकों के बकाये का भुगतान 4 किश्तों में किया जाएगा। पारिवारिक पेंशन पाने वालों तथा वीरता पुरस्कार पाए सैनिकों को एकमुश्त भुगतान होगा। पहले नोटिफिकेशन इशू करी, उसके बाद टेबल अगला कदम था। इसमें भी 3 महीने लगे हैं, लोग बेचैन होने वाले थे, लेकिन हम समझते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर जो है तो समय लग जाता है, लेकिन ये एक और सरकार ने कदम आगे बढ़ाया है, ये हमें खुशी की बात है। पूर्व फौजी 42 साल से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे हैं। इनकी दलील है कि सैनिकों को मुश्किल स्थितियों में काम करना पड़ता है और कुछ सैनिक समय से पहले रिटायर हो जाते हैं। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी।
दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। हड़ताल का 9वां दिन है। हड़ताल को ख़त्म करने के लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के तीनों मेयर की बैठक हुई है उनके साथ, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। मनीष सिसोदिया ने इस मामले को लेकर उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात की। मुलाकात को सकारात्मक हालांकि बताया जा रहा है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर्मचारियों का 31 जनवरी तक का वेतन देने का ऐलान किया था। अफगानिस्तान में इस साल चुनाव होने हैं और उसमें वहाँ की सरकार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। अफगानिस्तान में वो भारत के सबसे करीबी माने जाते हैं। 5 दिनों की भारत यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भी मुलाकात की, जिसमें आतंकवाद से लेकर व्यापारिक सहयोग पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने उनसे खास बातचीत की। अफगानिस्तान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला भारत के 5 दिनों की यात्रा पर थे। आइए हम पूछते हैं क्या रहे इस यात्रा के परिणाम। What do you think? What are the takeaways from India in this visit? It's another step in discussing the areas of bilateral cooperation and further expanding those areas, and at the same time Counter terror between India and Afghanistan, so that the terrorist elements which might be common to both India and Afghanistan. There is always security cooperation is always being discussed between officials of both countries, and this will be an area that we continue to work. Terrorism is a threat to all of us. But the forces which are anti-Afghanistan stability and the same forces or the joint forces are against India also. So when China is there, India is also cooperating with Afghanistan in a big way, in a stable and concerted way. So when China and Pakistan comes together on this issue, then question arises why India is not there. So why China is there? You can appreciate that there is a different relations between China and Pakistan, but at the same time they have relations with Afghanistan and with other countries, and also the level of influence that those countries have over the Taliban are different. So is there all three of them. potential between the two countries, given the situation that security is very big problem? There are great security, economic potentials between both countries for the investment, businesses, joint venture, and all aspects of it, trade and transit I mentioned earlier as well. The opportunities are there. And security and development are interlinked. One cannot wait for the security challenge to be addressed and then start. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आतंकवाद के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए समान सोच वाले देशों के बीच मजबूत सहयोग की अपील की है। थाईलैंड दौरे के दूसरे दिन उन्होंने बैंकॉक में विश्वविद्यालय में संबोधन के दौरान कहा कि आसियान देशों से आने वाले बौद्ध पर्यटकों के लिए वीज़ा के नियमों को उदार करने पर विचार हो रहा है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने गुरुवार को बैंकॉक में चुलालोंगकोर्न विश्वविद्यालय में छात्रों, कारोबारियों और शिक्षाविदों को संबोधित किया। उन्होंने भारत, थाईलैंड एंड आसियान कॉन्टूर ऑफ अ रेजुविनेटेड रिलेशनशिप विषय पर अपने संबोधन में आतंकवाद और क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने में देशों को साझा सहयोग की अपील की। The spreading tide of extremism and terrorism is a threat we both face. Successfully dealing with such threats requires strong cooperation among like-minded partners. उपराष्ट्रपति ने सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के तहत समूचे आसियान क्षेत्र से संपर्क बढ़ाने पर खासा जोर दिया। उन्होंने थाईलैंड के साथ आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने, व्यापार निवेश को भी मजबूत करने की जरूरत बताई। India has pursued a look east policy. This emanated from a perception that our economic progress and well-being is intimately linked to the growth and prosperity of the entire Asian continent, especially of our friends across the Bay of Bengal and the Andaman Sea. उपराष्ट्रपति ने थाईलैंड में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। वो वहां के प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर भी गए। उपराष्ट्रपति का थाईलैंड दौरा शुक्रवार तक है। मोहम्मद हामिद अंसारी पिछले 50 सालों में थाईलैंड की यात्रा करने वाले पहले भारतीय उपराष्ट्रपति हैं।
उन्होंने बुधवार को ब्रुनेई से यहां पहुंचने के बाद थाईलैंड के प्रधानमंत्री जनरल प्रयुत चान-ओ-चा से कल मुलाकात की थी। 1991 की लुक ईस्ट पॉलिसी से 2016 की एक्ट ईस्ट पॉलिसी। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने अपने थाईलैंड दौरे के दौरान इस बात पर बहुत जोर दिया। उनका ये भी कहना है कि आने वाले भविष्य में आसियान कंट्रीज और भारत एक दूसरे के महत्वपूर्ण साझेदार बनेंगे। कैमरामैन जुनैद के साथ दीप्ति वशिष्ठ, राज्यसभा टीवी के लिए बैंकॉक से। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में पुलिस ने पूर्व मंत्री और काबू नेता मुद्रगता पद्मनाभन और पूर्व केंद्रीय मंत्री MM पल्लम राजू समेत 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इन लोगों पर कापू आंदोलन के दौरान हुई हिंसा से संबंधित मुकदमा दर्ज किया गया है। गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने नासिक जिले में एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल के कई ठिकानों पर छापेमारी की। भुजबल और उनके परिजनों पर महाराष्ट्र सदन, स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग और कई अन्य घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र राज्यपाल विद्यासागर राव ने आदर्श घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के खिलाफ सीबीआई कार्रवाई के लिए अनुमति दे दी। चौहान ने इस मामले में बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया। घटनास्थल से हथियार भी बरामद किए गए। इस साल बस्तर क्षेत्र में हुई अलग अलग मुठभेड़ों में अब तक 25 उग्रवादियों को मारा गिराया गया है। भोपाल से गिरफ्तार किए गए ISIS के संदिग्ध आतंकवादी को 15 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। सुरक्षा बलों ने ISIS का नेटवर्क फैलाने के मामले में संदिग्ध को सोमवार को गिरफ्तार किया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने नोएडा अथॉरिटी के निलंबित चीफ इंजीनियर यादव सिंह को 6 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने बुधवार को यादव सिंह को पूछताछ के बाद भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था। मिजोरम में लॉटरी भ्रष्टाचार मामले की जांच अब कैग करेगा। राज्य में विपक्षी दलों ने सरकार पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। हालांकि सरकार ने इन आरोपों से इनकार किया। मिजोरम में लॉटरी सरकार बेचती है। चेन्नई हवाई अड्डे पर गुरुवार को लावारिस बैग मिलने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि मौके पर पहुंचे बम निरोधक दस्ते को जांच में कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं मिला। गुरुवार को संसद में लोकसभा के पहले उपसभापति मधुभाषी MA अयंगार को उनकी जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि दी गई। अयंगार लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष भी थे। लगातार 3 दिनों की गिरावट के बाद गुरुवार को शेयर बाजार में कुछ सुधार हुआ। सेंसेक्स 115 अंकों की बढ़त के साथ 24,338 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 42 अंक बढ़कर 7,404 पर बंद हुआ। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।